नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने किया संवाद। कहा, खेल ही ऐसा क्षेत्र जहां नहीं कोई हारता। भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया में बढ़ाया तिरंगे का मान। युवा पीढ़ी पर देश को पूरा भरोसा। इसरो ने फिर रचा इतिहास। आज सुबह सफलतापूर्वक किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च। इसरो ने इसे अपनी नवीनतम तकनीकों के साथ किया विकसित। देश को मिला नया रॉकेट SSLV D3 और सैटेलाइट EOS 8। इससे मिलेगी आपदाओं की सूचना। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज हो सकती है घोषणा। चुनाव आयोग की दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियों के लिए आयोग ने हाल ही में किया था दौरा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। आज देश भर में हो रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ के लिए बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आज बीजेपी का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरी कई बड़ी हस्तियां। IMA ने किया कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर पहला केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। और आज होगी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्में पुरस्कारों की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई बड़े नामों की चर्चा। और चलिए अब सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वहां पहुंचकर अटल जी को आज नमन किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल पर अटल जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को आज नमन किया। प्रधानमंत्री ने अटल जी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अर्पित की जा रही। आज पुण्यतिथि के इस अवसर पर सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई भजन प्रस्तुतियां भी हुई। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पुण्यतिथि पर विशेष सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कलाकृति के माध्यम से सुदर्शन पटनायक ने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शाबाशी दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पदक जीतना या ना जीत पाना अलग बात है। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी खुशी जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कई उपलब्धियां अपने नाम की। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है
जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते, कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कई स्पर्धाओं में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल तक पहुंचने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सफलता का ये सफर आगे बढ़ता जाएगा। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने ट्रिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। प्रधानमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी इस दौरान जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया जैसे प्रयासों से मिली कामयाबी को भी सराहा है। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रास रूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV-D3 के माध्यम से EOS-8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को आज लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की भी जानकारी देगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। EOS-8 सैटेलाइट में 3 खास उपकरण लगे हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये दिन और रात दोनों समय धरती की तस्वीरें ले सकता है। इससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही दूसरा इसमें उपकरण लगा है, वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड। ये समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालय के ग्लेशियरों की जानकारी देगा। ये बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। और तीसरा उपकरण है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। ये इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा।
साथ ही ये गामा रेडिएशन का भी पता लगाने में मदद करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसके सफल प्रक्षेपण पर सभी को बधाई दी है। Third development flight of SSLV D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता श्री हरिकोटा से अनबरासन इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनबरासन, अगर देखा जाए तो इसरो हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आज अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर देखा जाए तो जो आपदाएं जिनसे हमारा देश इन दिनों जूझ भी रहा है, बाढ़ जैसी परेशानी है, समस्या है, इन आपदाओं से कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हमें पहले से ही पता लग जाएगा इन आपदाओं के बारे में इस सैटेलाइट के जरिए। आज successfully the Indian Space Research Organization has launched the SSLV D3 rocket today into orbit, and this rocket have a 3 payload. The first one focusing on the Earth imagination, and particularly day and night it will taking picture of Earth, and also the second payload which is more focusing on the details of the mountain and the snow covers of country, and the third payload, the dosimeter, which is sent to the Earth. It will take the radiation which is significant to the Gaganyaan missions. We are sending soon to the space. And this mission, the ISRO chief as Somnath has said that it will be a boosting for the commercial and also the small satellites. We can send it to the orbit. And also the mission director, as Vinod said, the developmental flight, we already sent the D1, D2 and today D3. So it will be moving towards a regular operational of SSLV. So it will be useful for more commercial activities. And this SSLV D3 also having a various specification, particularly the EOS, the Earth Observation Satellite 8, will have a around 175 kilogram of small satellite, and this SSLV we can see that below 500 kilogram of weight satellites we can send to the Earth, the space. So all the smaller and micro satellites we can also send, and also there is a small 200-gram satellite which is developed by the private Space Kids agency, so that is also sent. So the same Space Kids satellite, it will be regulating that dosimeter, the third payload, and also these all satellites are sent to the around 475 kilometer of the circular orbit. And the ISRO chief has said that right now the mission is all 3 categories successfully accomplished, and we need to see the 4, and also very soon we will be getting images of Earth in soon. And also mission director said that continuously boosting the private sector and also the small startups for the satellite agencies. So it will be a greater boost for the country, and also the energy efficient, and also it will be very much helpful for the smaller research organizations and startups. So the mission director, as Vinod said, this continuous push, and also this around 2020 to the fast D1 SSLV has sent, and some minor defaults are happened, and the second one is to 2023 has been sent and successfully launched, and this is the third one 2024 right now, and it's happening after 6 months. We can see in last May there is a Agnikul private satellite has been private test actually successfully done, and this one so continuously all our last few years Chandrayaan and also focusing on Gaganyaan, there is Aditya L1. So we have a continuous mission of ISRO's successful launch. So we can soon we are going to see a more future successful launches. So it will be a energetic and also efficient, and also the particularly the ISRO, this one, the small satellites are mostly focusing on. साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारे गगनयान मिशन में किस तरीके से हमें हेल्पफुल करती हुई नजर आएगी?
Yeah, actually the third payload which is we send to the orbit today, it will be analyzing the radiation level in the space and also atmosphere. So it will be very much helpful for because we are sending humans to the space. So this Gaganyaan, this orbit of whatever we send today to the payloads, it will be very much helpful for the future mission Gaganyaan. And also we are sending around D8 now. Previously, we sent various Earth observation satellites. So it will be a boost to particularly we have recently seen the landslides of Wayanad and all. So natural disasters and making images of various parts of mountain and also the ocean. So it will be very much helpful to the mitigating the environmental crisis. So these kind of satellites will be very much helpful to sort it out that. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हसन तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो इसरो ने अब आज एक और नया इतिहास रच दिया है और इस सैटेलाइट के जरिए कहीं ना कहीं आगे हमारे देश में होने वाली जो आपदाएं उसका हमें पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा और हम अपने जो हमारे देशवासी हैं उनकी जान बचाने में कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट जो है काफ़ी सफल आगे आने वाले समय में साबित होती नजर आएगी। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 10 में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां को बता दें कि चुनाव आयोग आज 3 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता करेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी दौरा कर चुका है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब पहला विधानसभा चुनाव वहां पर होना है और इसको लेकर यह संभव है कि आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि देखना होगा 3 बजे की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या कुछ चुनाव आयोग इस प्रेस वार्ता में रखता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में कई राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसी बीच कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आपात बैठक बुलाई और फैसला लिया कि कल यानी 17 अगस्त को एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। उससे पहले आज शाम 6 बजे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और उनके साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। इसके अलावा आईएमए ने कल एक आपातकालीन बैठक में अहम फैसला किया है कि 17 अगस्त यानी कल सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं बंद रखी जाएंगी। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन रूटीन ओपीडी की सेवाएं बंद की जाएंगी। आईएमए ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान टाली जा सकने वाली सर्जरी भी नहीं की जाएंगी। चिकित्सा संघ ने इस बंद के आह्वान से सभी डॉक्टरों को जुड़ने की भी अपील की है। खास बात यह है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। और वहीं आज दोपहर बाद लगभग 3 बजे आईएमए के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन और मानद महासचिव डॉक्टर अनिल कुमार जे नायक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले में भाजपा ने आज राज्य की हर सड़क को बंद करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से राज्य को ठप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करें। वहीं भाजपा का महिला मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर आज सड़क पर उतरने वाला है। महिला मोर्चा कोलकाता स्थित आरजी मेहकर मेडिकल कॉलेज के आसपास कैंडल मार्च निकालेगा। इस मार्च में भाजपा की कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हर एक जिला मुख्यालय में भी भाजपा का महिला मोर्चा कैंडल मार्च निकालेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शक्तिगढ़ के नादुर झपनाटाला आदिवासी पारा इलाके में एक युवती की शत-विशत लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पीड़िता की लाश परिवार के ही खेत में मिली, जिससे परिवार और भी ज्यादा खौफजदा है। इस घटना पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की टीएमसी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निगरानी में हो रहे इस तरह के अपराध
महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहले से ही जब ये एक पहले ही मामला सामने आया था, उसको लेकर लगातार पूरे देश भर में आक्रोश है, लेकिन इसी बीच एक और नया मामला सामने आ गया है, जिसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन दोनों घटनाओं पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत कोलकाता से। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो ये दोनों घटनाएं जब सामने आई हैं तो ऐसे में पूरे देश में आक्रोश तो है ही, लेकिन कई सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल की सरकार पर खड़े हो रहे हैं, ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी आक्रोश में है, लगातार हल्ला बोल रही है और साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। नहीं कृतिका, देखिए स्थिति ऐसी है कि एक तरफ पूरे देश में हम और आप जैसे साधारण लोगों की आक्रोश और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का राजनीतिक, इसको क्या कहे हम, जिस शब्द मुझे कहना चाहिए वो शायद ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का अपने कुर्सी पर टिके रहने का जो लड़ाई, ये दोनों के बीच में ये लड़ाई बन गया है जी। ये जो ममता बनर्जी इसे सिर्फ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच का एक उनके खिलाफ साजिश रचने की आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है, नहीं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये उन लोगों की आक्रोश है जो टीवी में सास बहू छोड़ के कभी कुछ देखती नहीं थी, वो उस तरह की महिलाओं का ये आक्रोश है पूरे देश। ये कोलकाता का नहीं है। आपको पता होगा कि जो हम बॉलीवुड की सितारे को लेकर इतने सारे बात कहते रहते हैं, लेकिन हमारे बंगाल में और पूरे देश में शायद आयुष्मान खुराना की एक कविता सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गया है, काश मैं लड़का होती। तो ये काश मैं लड़का होती, ये कविता मैं सबको बोलूंगा कि आप सुन लीजिए कि क्या दर्द भरा आवाज से आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है इस पीड़ित डॉक्टर के लिए। तो ये सिर्फ ये जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच का एक ये है कि जो ममता को अपने तख्त से नीचे करने के लिए साजिश है। ममता अगर इसको इस छोटे दायरे में देखने का कोशिश करे तो मैं कहूंगा कि ममता को मैं इतना छोटा पॉलिटिशियन नहीं समझता हूं। मुझे पिछले 3 दशकों से ज्यादा ममता को देखने का मौका मिला है। मुझे पता है कि ममता कितना शातिर पॉलिटिशियन है। मैं शातिर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ममता शातिर पॉलिटिशियन है। शायद उनको समझ में आ रहा है कि ये लोगों का आक्रोश है और पूरे देश का लोगों का आक्रोश है। और देखिए, जो 14 तारीख रात को हम कोलकाता की रास्ते पे थे, हम पूरे देश को दिखा रहे थे कोलकाता की रास्ता किस तरह से महिलाओं ने कब्जा कर लिए, लेकिन टाइम्स स्क्वायर में भी कृतिका बारिश हो रही है। मैं थोड़ा सा किसी अपना जगह बदलने की कोशिश कर रहा हूं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे प्रसन्नजीत, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल इस तरीके के घटनाओं के बाद में खड़े हो रहे हैं और सवाल यही है कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं इस वक्त रह रही हैं, जो बच्चियां वहां पर रह रही हैं, क्या वाकई वो सुरक्षित हैं? और चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की बात हम करते हैं अब, जहां हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारी शक्ति फोरम द्वारा आज मौन विरोध प्रदर्शन नारी शक्ति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक चलने वाले इस मार्च में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत एवं सक्रिय महिलाएं भाग ले रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ लगातार 7 वर्ष 148 दिनों तक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इससे पहले सबसे लंबे कार्यकाल का ये रिकॉर्ड मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम था।
क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव सीएम योगी के आसपास भी नजर नहीं आते हैं। आपको बता दें कि मायावती 4 बार और मुलायम सिंह 3 बार शपथ लेने के बावजूद भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। इससे पहले 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। सीएम योगी की गिनती अब उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है। और चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आज की जाएगी। दरअसल साल 2022 में रिलीज हुई फिल्में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में हैं। आज 3 बजे घोषणा से ये तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि 2022 में रिलीज हुई कई सारी फिल्में जो हैं वो इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं कि आखिर प्राइज किसको मिलने वाला है, पुरस्कार किसको मिलेगा। हालांकि लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 3 बजे का, और 3 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मौसम की भी, जहां देश भर में हो रही बारिश से कहीं मौसम सुहाना है तो कहीं बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, केरल और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर आज से 17 अगस्त तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही आज से 21 अगस्त तक चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कोंकण और गोवा में छिटपुट बारिश के भी आसार हैं और अगले 7 दिनों तक महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। आज और कल झारखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 19 से 21 अगस्त तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां फिलहाल मॉनसून एक्टिव है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।